कोर्स है, मीन उसने उसके पैसे दिए हैं, ठीक है। वैसे तो देखा जाए कि उसने उसके पैसे दिए हैं, उसने कुछ खरीदा है उनसे, he has bought something, he has sold something to him, that is why he got a check. तो उसका तो पूरा होल्ड होना चाहिए, he can demand the money. बट अगर उस चेक पे नॉन नेगोशिएबल लिखा है और वो अगर उसका प्रीवियस टाइटल फ्रॉड में था, then the holder in due course also will not get the proper legal ownership of that particular check. उसकी चेक की ऑनरशिप उसको ट्रांसफर नहीं होगी. Please read the example and let me know if you have any doubt. चेक ए पे लिखा है नॉट नेगोशिएबल, चोरी कर लिया थीफ ए ने, उसने आगे बी को दे दिया, ठीक है। अब थीफ ए के पास कोई लीगल ओनरशिप नहीं थी, तो बी के पास भी कोई लीगल ओनरशिप नहीं है, तो जो ट्रू ओनर है वो अपना चेक जो है वो वापस मांग सकता है बी से. क्लियर है? यस मैम. प्रोटेक्टिंग फॉर द कलेक्टिंग बैंकर, मैंने पहले भी बताया था बेटा सेक्शन 131 के हिसाब से, अगर बैंक ने आपकी आईडी चेक करी है, आपका जो अकाउंट है वो है ऑलरेडी अवेलेबल है, चेक ठीक है, आईडी ठीक है, और क्रेडिट कर दिए पैसे आपको अकाउंट में, ठीक है, और बाद में पता लगता है कि दूसरा पर्सन जो चेक लेके आया था वो फ्रॉडर है, तो इस केस में बैंक की गलती नहीं मानी जाएगी, जो ओनर है वो बैंक के ऊपर केस नहीं कर सकता है. इज इट क्लियर? क्योंकि बैंक जो है वो गुड फेथ नो नेग्लिजेंस में ही काम कर रहा है. तो एक पर्सन है सैम, जिसने बैंक अकाउंट खोला, ठीक है, उसका रियल आईडी है बैंक के अंदर, उसने एक चेक डिपॉजिट किया कुछ $500 का या कोई 1 लाख रुपए का, राइट. बैंक बिलीव करता है कि सैम होना चाहिए क्योंकि उसके पास बैंक अकाउंट है उसका, उन्होंने चेक एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, बाद में पता लगा सैम ने वो चेक जो है चोरी से खरीदा था, वो फ्रॉड था. तो इस केस में जो ट्रू ओनर है वो बैंक को स्यू नहीं कर सकता है, क्योंकि बैंक ने गुड फेथ में नो नेग्लिजेंस में कोई रूल ब्रेक नहीं किया, उसने अपना काम किया है, इसलिए बैंक के ऊपर कोई केस नहीं होगा. क्लियर? यस मैम. अब दूसरा है एंडोर्समेंट. एंडोर्समेंट क्या है? एंडोर्समेंट इज यू आर साइनिंग ए फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट टू ट्रांसफर द ओनरशिप. जब आप ट्रांसफर करते हो, चेक के पीछे आपने नाम लिख के दे दिया, राइट, टू समवन एल्स, तो आपने ट्रांसफर कर दिया, दैट इज कॉल्ड एंडोर्समेंट. जिसने साइन किए, जिसने इंस्ट्रूमेंट दिया, दैट इज एंडोर्सर. जिसने लिया वो डॉक्यूमेंट, जिसने इंस्ट्रूमेंट को लिया है, रिसीव किया है, वो हो गया एंडोर्सी. ठीक है. अगर डॉक्यूमेंट कोई आप ब्लैंक स्पेस में भी दे सकते हो, बैक पे नहीं लिखना चाहते, तो एक सेपरेट स्ट्रिप भी लगा सकते हो, उस सेपरेट स्ट्रिप को आप बोलते हो अलोंग. क्लियर है? यस मैम. असेंशियल्स ऑफ वैलिड इंस्ट्रूमेंट. वैलिड इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा होगा? एक तो इंस्ट्रूमेंट खुद लिखा हो, मस्ट बी रिटन हो फ्रंट और बैक पे, उसके साथ या तो अटैच स्लिप हो अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो, सिग्नेचर होने चाहिए जिसने दिए हैं, कोई स्पेशल मैजिक वर्ड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी सिंपल इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि आप क्या पे करना चाह रहे हो. ठीक. जस्ट साइनिंग योर नेम इज नॉट इनफ, you must physically hand over the deliver the document to the other person for the transfer to complete. आपने साइन करना नहीं है, आपने वो डॉक्यूमेंट देना भी तो है सामने वाले को, तभी वो रिसीव करेगा ना. तो you have to physically hand over that this document to the other person for the transfer to get complete, to get the endorsement done. तो endorsement में physical delivery जो है वो must है. Who can endorse? हम endorsement बहुत, पहला तो है first endorsement, जिसके नाम से ऑलरेडी ओरिजिनली लिखा गया डॉक्यूमेंट. फिर सब्सिक्वेंट, ए को एंडोर्समेंट मिली थी, फिर आगे उसने बी को दे दी, दैट इज सब्सिक्वेंट. आगे बी ने सी को दे दी, सी ने डी को दे दी, तो ये हो गया सब्सिक्वेंट एंडोर्समेंट्स. जॉइंट होल्डर्स हो गए, दो लोगों ने मिलकर एंडोर्समेंट करी है, उसको बोलते हैं जॉइंट एंडोर्समेंट. ठीक है. 4 तरह की एंडोर्समेंट्स होती है, उसकी हम वन बाय वन बात करेंगे. पहला है ब्लैंक एंडोर्समेंट. एंडोर्सर्स सिंपली साइन देयर नेम
विदाउट राइटिंग हु इट इज फॉर। किसके लिए बनाया है वो नहीं लिखा, उसने सिंपल साइन कर दिया। जिसके पास भी वो डॉक्यूमेंट होगा वो उसका ऑनर है। सो whosoever hold the document is the honor of the holder। फुल एंडोर्समेंट कहाँ है? जहां पे एंडोर्सर ने साइन किए और नेम किया कि किसको देना है। पे टू राहुल लिखा है उसके ऊपर, सो ओनली राहुल कैन कलेक्ट द मनी। अब अगर आपके पास ब्लैंक एंडोर्स चेक है तो जो जिसके पास है वो भी उस पर अपना नाम लिख सकते हैं, पे टू सिमरन, पे टू अंकिता। तो आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट को फुल एंडोर्समेंट में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है? प्लीज गो थ्रू द एग्जाम्पल। मैम प्लीज दोबारा समझा दो। बेटा देखो, अमित को चेक मिला, अमित ने अपना चेक जो है पीछे उसके नाम, अपने नाम लिख के एक ब्लैंक एंडोर्समेंट दे दी। यस अब मैम। जिसके हाथ में भी वो दिया, मान लो फॉर एग्जांपल उसने मुझे दिया, ठीक है, ओके। तो वो मैं उसको जाके कैश करवा सकती हूँ क्योंकि पीछे अमित का नाम लिखा हुआ है और आगे अमित के साइन हुए हुए हैं। यस ठीक है, मैम। अब अमित ने यह चेक दे दिया राहुल को, राहुल ने आगे चेक दे दिया सिमरन को, राहुल ने ऊपर लिख दिया यस। सिमरन, पे टू सिमरन, और अमित के पुराने सिग्नेचर के ऊपर अपने सिग्नेचर कर दिए। अब इस केस में पैसे किसको मिलेंगे? सिर्फ सिमरन को। ओके मैम। ठीक है, राहुल जाके पैसे नहीं ले सकता। अब पैसे क्योंकि राहुल ने ऊपर लिख दिया पे टू सिमरन, तो ओनली सिमरन विल गेट द मनी फ्रॉम द बैंक फ्रॉम दिस चेक। दैट इज कॉल्ड फुल एंडोर्समेंट। ओके मैम। रिस्ट्रिक्टिव डॉक्यूमेंट, पे टू करण ओनली, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। करण आगे ये डॉक्यूमेंट किसी और को नहीं दे सकता, सिर्फ करण ही जाके वहां से पैसे ले सकता है। तो चेन ऑफ नेगोशिएशन खत्म हो जाती है यहीं पे। ठीक। पार्शियल एंडोर्समेंट, आप पार्शियल एंडोर्समेंट वैसे नहीं कर सकते टोटल मनी से, लेकिन अगर आपके पास जैसे मान लो आपने चेक पे लिया 10,000 का चेक है, उसमें से 7,000 ले ले तो 3,000 बाद में नहीं। अगर आप 10,000 का चेक है तो आपको पूरा का पूरा चेक ही लोगे। ठीक है, अगर उस पर लिखा गया है कि 7,000 इस पर्सन को ऑलरेडी पेड है, उसके साथ आपने एक नोट लिख दिया है, ठीक है, तो आप बाकी 3,000 जो है बचे हुए वहां से ले सकते हो, तब आपको 3,000 मिल सकते हैं। अदरवाइज पार्शियल एंडोर्समेंट अलाउड नहीं है। क्लियर है? यस मैम। अब कुछ स्पेशल टाइप की एंडोर्समेंट्स भी होते हैं, कंडीशनल डिसएंडोर्समेंट भी बोलते हैं। ठीक है, पहली है विदाउट रिकोर्स या सैन रिकोर्स बोलते हैं। डू नॉट ब्लेम मी, द एंडोर्सर्स एक्सक्लूड्स देयर ओन लायबिलिटी, इफ द चेक बाउंसेस द होल्डर कैन नॉट सू द एंडोर्सर। ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी का बाउंस हो गया चेक। अब डी को जो ए को जाके केस नहीं कर सकता, उस पे लिखा है मुझे ब्लेम मत करना, तो ए पार्टी जो है फ्री हो गई, जिसने एंडोर्समेंट की थी सबसे पहले वो फ्री हो गई लायबिलिटी से, अगर उस केस में अगर उसने लिखा है सैन रिकोर्स। ठीक। सेकंड है सैन फ्रायस विदाउट एक्सपेंस, अगर इसके अलावा आपके कोई और खर्चे हैं तो उसके लिए एंडोर्सर जो है, मान लो हम चेक लगाते हैं और बैंक वाले चेक की कोई फीस रखते हैं, ठीक है, तो जो एंडोर्सर है वो कहता है भाई चेक के पैसे तुम निकाल लो, चेक की जो फीस है, जो एक्स्ट्रा नोटिस है या फीस लग रही है, उसके पैसे मैं नहीं दूंगा। दैट इज कॉल्ड सैन फ्रायस। क्लियर है? यस मैम। मैम फिर उसके पैसे मैम इंडोर्स ही देगा। एंडोर्स ही देगा, एग्जैक्टली जी। ओके मैम। ठीक है, कंटिजेंट है जो डिपेंडेंट है किसी अनसर्टेन इवेंट पे, जिसको जो भी इवेंट आया नहीं, कोई शिप आनी है, कोई इवेंट होना है, ठीक है, तो किसी के बर्थ के बाद, किसी के डेथ के बाद, तो ये सब क्या है? कंडीशनल इवेंट है, तो उस तरह से भी इंडोर्समेंट हो सकती है। चौथा है फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट। ठीक है, अब इसका एग्जांपल मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। इफ जॉन साइंस अ नोट ओवर टू मैरी, द ओरिजिनल मेकर्स फेल टू पे। जॉन ने एक नोट लिखा था मैरी को, एंड ओरिजिनल जो मेकर था, जिसने बनाया था, वो उसने पेमेंट नहीं करी,
मैरी मस्ट टेल द जोहन राइट अवे, मैरी को इमीडिएटली बताना पड़ेगा जॉन को कि उसने मुझे पेमेंट नहीं दी। अगर मैरी ने नहीं बताया तो जोहन अपने प्रॉमिस से फ्री है, जोहन उसके लिए लायबल नहीं है। अगर मैरी उसको विद इन द टाइम पीरियड फ्रेम के बीच में बता देती है तो जोहन लायबल है। अगर वो उसके टाइम के बीच में नहीं बताती है तो जोहन लायबल नहीं है। ठीक है। फैकल्टेटिव क्या है? जहां पे एंडोर्सर जोहन कह रहा है अगर मैंने फैकल्टेटिव लिख दिया और मैरी भूल भी गई तब भी मैरी जोहन के पास जा सकती है लीगल नोटिस के साथ कि मुझे पेमेंट नहीं मिली, नो जोहन हैज टू पे मी बैक। तो जोहन लीगली रिस्पॉन्सिबल है, चाहे मैरी उसको इन्फॉर्म करे या नहीं इन्फॉर्म करे। इन दैट केस अगर उसमें फैकल्टेटिव लिखा है तो जॉन हमेशा के लिए उस पर रिस्पॉन्सिबल रहेगा टू गिव दी मनी। क्लियर है? यस मैम। एनी डाउट बेटा? एनी नो डाउट? मैम। अगर बिल या नोट कोई लॉस्ट हो जाता है बिफोर मैच्योरिटी डेट तो होल्डर के पास लीगल राइट है कि वो जो ड्रॉर है जिसने बनाया है वो नोट उसकी डुप्लीकेट कॉपी ले सके और ड्रॉर उसको रिफ्यूज नहीं कर सकता है। ठीक है। और होल्डर को बदले में जो होल्डर है क्योंकि वो उसकी डुप्लीकेट कॉपी लेके जा रहा है, उसको मान लो ओरिजिनल कॉपी वापस मिल गई, ठीक है, तो उसके पास तो दो दो हो गए बिल। तो वो साथ में गारंटी और इंडेमनिटी बॉन्ड साइन कर रहा है कि अगर मुझे ओरिजिनल कॉपी वापस मिल गई तो मैं ओरिजिनल कॉपी आपको वापस दे जाऊंगा। क्लियर है? Yes, ma'am. Impairing an endorser's remedy. Every endorsers rely on being able to recover the money from prior parties if things go wrong. हर एंडोर्सर जिसने जिसको जो जो दिया है, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने ई को दिया, ठीक है, तो ई किसको रिलायबल है? ई किससे लेने जाएगा? डी से। डी किससे लेने जाएगा? सी से। सी किससे लेने जाएगा? बी से। बी किससे लेने जाएगा? ए से। ठीक है। अब अगर इसकी इंपेयरमेंट हो गई, अगर किसी ने यहाँ पे गड़बड़ कर दी, फिर क्या होगा? अब गड़बड़ कैसे होगी? अब सुनो। एलन ने एक चेक लिखा बॉब को, ठीक है, बॉब ने साइन करके बैक को दे दिया कैरल को, कैरल ने साइन करके नाम दे दिया एंड साइन हर नेम एंड गिव इट टू डेव। ठीक है। अब एलन मेकर है, एलन ने बनाया था चेक, बॉब और कैरल जो हो गए एंडोर्सर हो गए और डेव जो है वो करंट होल्डर है। ठीक। डेव ने एग्री कर लिया कि कैरल को अपने सारी डेट और ड्यूटी से फ्री कर दिया। उसने बॉब से नहीं पूछा, डेव को विश्वास था कि कैरल का किया हुआ चेक जो है वो बाउंस नहीं होगा। ठीक है। उसने क्या कहा कि कैरल यू आर फ्री फ्रॉम ऑल द डेट एंड ड्यूटीज फ्रॉम योर चेक, फाइन, एंड ही डिडंट इन्फॉर्म द बॉब। अब डेव जब डिमांड कर, डेव जब 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 उसका चेक बाउंस हुआ तो वो बॉब के पास नहीं जा सकता। बॉब को लाइबिलिटी से फ्री हो गया जैसे ही कि डेव ने कैरल को फ्री पास दिया था तभी। तो अब डेव जो है वो कैरल कैरल के ऊपर केस कर सकता है लेकिन वो बॉब को कुछ नहीं कह सकता। अदरवाइज वो बॉब को भी कह सकता था जो पहले वाले एंडोर्सर्स थे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. सबको पक्का? कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। व्हाट इज मटेरियल ऑल्टरेशन? हमने चेक को ऑल्टर कर दिया, हमने अपने डॉक्यूमेंट को अल्टर कर दिया जो अलाउड नहीं है, तो उस केस में मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो वॉइड और कैंसिल माना जाएगा। क्लियर है? So material alteration is any significant unauthorized change made to the financial document that alters its legal meaning, changes the amount, shift the liabilities of the parties involved. तो कोई भी मेजर चेंज अगर हम करते हैं
उसमें अमाउंट चेंज करते हैं, डेट चेंज करते हैं, प्लेस चेंज करते हैं, तो दैट डॉक्यूमेंट बिकम्स द void. If the document is materially altered without the permission of other parties, the document become void. If the endorsee alters it, they lose the right to demand money from the previous. अगर एंडोर्सी उसे चेंज कर रहा है तो उसके प्रीवियस वाले जितने भी एंडोर्सर्स हैं तो वो उसका डिमांड करने का जो हक है वो चला जाएगा, वो वापस नहीं ले सकता है. चेंज मस्ट बी इंटेंशनल, उसने जानबूझ के किया है. इट इज नॉट एन एक्सीडेंटल डैमेज. अगर एक्सीडेंटल डैमेज है, कोई टूट फूट गया है, कोई फट गया है, या कोई कॉफी चाय गिर गई है, तो उस केस में वो वॉइड नहीं होता है. अगर वो अल्टरेशन किया गया, जानबूझ के चेंज किया गया, तो डेफिनेटली वो जो चेक है वो वॉइड हो जाएगा, डॉक्यूमेंट जो है वॉइड हो जाएगा. क्लियर है सबको? यस मैम. अब मटेरियल अल्टरेशन में क्या क्या काम आता है? मटेरियल अल्टरेशन में आता है पे 10,000 टू ए टू एन ऑर्डर. ठीक है, आपने 50,000 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा. ठीक, यही इस तरह का एक केस आया था सेथिया वर्सेस एवॉन का, तो उसने ऑल्टर किया हुआ था, तो वो जो ऑल्टर किया था इसलिए वो डॉक्यूमेंट जो है वॉइड कहलाया गया. ठीक, एग्जाम्पल ऑफ अनऑथराइज्ड वॉइडिंग अल्टरेशंस: changing the amount as I told you, changing the dates, deadlines, आपने डेट को आगे कर दिया या पीछे कर दिया, लोकेशन चेंज कर दी, उसमें मेंशन किए हुए इंटरेस्ट को चेंज कर दिया, उस पे क्रॉसिंग करी हुई थी वो चेंज कर दी. ठीक है, ऑर्डर टू बियरर कर दिया, पे टू राज, पे टू बियरर कर दिया, तो भी गलत है. आप राज, पे टू राज से ऑर्डर से बियरर नहीं कर सकते. बियरर से ऑर्डर हो सकता है लेकिन ऑर्डर से बियरर नहीं हो सकता है. कोई नई पार्टी ऐड कर दी, तो ये जितनी भी ऑल्ट्रेशन है ये सारी जो है 100% लीगल है. ठीक है, और ये ऑल्ट्रेशन आप नहीं कर सकते, तो ये आप इस पे आपका जो वॉइड हो जाएगा केस. क्लियर है? यस मैम. रिपीट करना. अब पर क्या बेटा? मैम दोबारा समझाना एक बार. बेटा अगर आप चेक पे या कोई भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट पे, प्रॉमिसरी नोट पे या बिल ऑफ एक्सचेंज पे आप उसकी अमाउंट चेंज करते हो, आप डेट चेंज करते हो, आप लोकेशन चेंज करते हो, आप इंटरेस्ट रेट चेंज करते हो, अगर आपने चेक क्रॉस किया है तो उसको कैंसिल करते हो, इरेज करते हो मतलब रिमूव करते हो, अगर आप चेंजिंग ऑर्डर टू बियरर बनाते हो, मतलब आपने लिखा था पे टू सिमरन, उसको आपने लिख दिया पे टू एनीवन, वो नहीं कर सकते. पे अगर आपने खाली चेक लिया तो उसमें पे किसी का नाम लिख सकते हो, लेकिन ऑलरेडी पेमेंट किसी के नाम पे लिख दी फिर आप नाम चेंज करके किसी और का नाम लिख दो, वो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, आप कोई नई पार्टी ऐड कर सकते हो उसके अंदर, पे टू सिमरन एंड पे टू अजय, तो वो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो ये सारे जो होंगे, अगर आपने खुद जानबूझ के अल्टरेशन करा है, ये सब चेंजेस करी हैं, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो फाइनेंशियली वॉइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. क्लियर? यस मैम. आप प्लीज रीड करिए. ये जो परमिटेड अल्टरेशन है, जो अलाउड है, आप देखो प्लीज अपने आप रीड करो, किसी को डाउट हो तो पूछो मुझसे. प्लीज रीड दिस. ओके मैम. मैम बात करिए. करिए आगे. Yes, ma'am. एवरीवन हैज रेड इट? Yes, ma'am. यस मैम. Yes, किसी को ma'am. डाउट है कोई बेटे?
No, ma'am. नो मैम। Done? Any doubt? मैम फर्स्ट पॉइंट समझाए हो। करेक्टिंग एन ऑब्वियस मिस्टेक, कोई गलती से जरा सी गलती हो गई, आप 6 लिखने लगे थे, ठीक है, आपने आपने पहले वाले पे 0 6 लिखते हैं ना, पूरे दो दो कॉलम्स होते हैं ना, ठीक है, और आपने डेट डालनी थी 6, अब आपने पहले वाले कॉलम पे ही 6 डाल दिया, तो वो ऑब्वियस मिस्टेक है ना, उसको आप चेंज कर सकते हो, 0 6 बना सकते हो, ओके मैम। ठीक है। यस मैम। What happens if the alteration is invisible? अगर आपने ऑल्ट्रेशन कर दी और वो विजिबल नहीं है, उस केस में बैंक इज फुली प्रोटेक्टेड, बैंक ने गुड फेथ में विदाउट नेग्लिजेंस में आपको पैसे दिए हैं, ठीक है, तो बैंक पे केस नहीं हो सकता है। एनी डाउट इन दिस? मैम दोबारा समझाए हो। बेटा अगर किसी ने जानबूझ के चेंजेस कर दिए और वो चेंजेस विजिबल नहीं है, आपने मान लो क्रॉसिंग लिखा हुआ था, क्रॉसिंग हटा दी, ठीक है, लेकिन इतनी क्लियरली करी कि उसपे विजिबल नहीं हो रहा, आपने डेट लिखी थी 1, उसने लिख दी 10, 0 ऐड कर दिया, यस मैम। ठीक है, तो वो तो नकली हो गया ना, चेक को तो चेंज किया है, अल्ट्रेशन है, विजिबल नहीं है, बैंक ने यस चेक दे दिया, बैंक ने चेक क्लियर कर दिया, पेमेंट कर दी, तो उस केस में बैंक के ऊपर केस नहीं होगा, क्योंकि वो जो अल्ट्रेशन हुई है वो विजिबल नहीं थी, बैंक ने गुड फेथ में विदाउट नेग्लिजेंस जो है पेमेंट करी है, तो बैंक कैन नॉट बी ब्लेम्ड और रीपे दी लॉस, ओके मैम। ठीक है। बिल यस मैम। रिटर्निंग टू द सेप्टर एट मैच्योरिटी, अगर बिल वापस ही एक्सेप्टर के पास आ जाता है तो डेट जो है कंप्लीटली कैंसिल ही हो गया, जिसको देना था वापस उसके पास घूम के आ गया, तो डेट खत्म हो गया ना, सर्कल कंप्लीट हो गया, ठीक। अब एक चेक है, घूम घुमा के मेरे पास वापस ही आ गया, मेरा ही चेक, तो मैं उसको जाके एंडोर्स करवाऊं या नहीं कराऊं तो मेरी मर्जी है, मुझे अपने आप को पैसे निकलवाने या नहीं निकलवाने, ठीक है। यस मैम। नाउ द न्यू टर्मिनोलॉजी इज व्हाट इज एक्सेप्टेंस। मैंने आपको बताया था बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, पर्सन ए ने ऑर्डर दिया पर्सन बी को कि पर्सन सी को पैसे दे दे, ठीक है, तो उस केस यस में मैम। एक्सेप्टेंस मस्ट है, कौन एक्सेप्ट करेगा, पर्सन बी जिसको ऑर्डर दिया गया है ड्रॉई को, तो उसकी एक्सेप्टेंस मैंडेटरी है बिफोर यू प्रोसीड फॉर द बिल ऑफ एक्सचेंज टू डिलीवर, क्लियर। यस मैम। असेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस जो है वो रिटर्न होनी चाहिए, ड्रॉई के साइन होने चाहिए और वापस होल्डर को दे दिया जाना चाहिए, तो जब ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज निकाला, बी को दिया, बी ने साइन करके उसको किसको देना है, होल्डर को, सी को, ठीक। व्हेन मस्ट अ बिल बी प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस, कब देना है, 3 सिचुएशन में, payable after sight when the clock starts only when the ड्रॉई sees the bill, बिल जो है उसने देख लिया है तो उसको उस पे साइन करने पड़ेंगे, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा विद इन 30 डेज, ठीक। क्लियरली मेंशन्ड है मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस बिफोर पेमेंट, पेमेंट से पहले इसके ऊपर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, तो उस केस में भी जो बिल है ड्रॉई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अगर वो किसी डिफरेंट लोकेशन पे जा रहा है उस केस में भी वो जो है बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो डेफिनेटली बिल जो प्रेजेंट होगा फॉर द एक्सेप्टेंस एट द ड्रॉइज नॉर्मल होम और ऑफिस, ठीक।
यस मैम। व्हेन इज प्रेजेंटेशन एक्सक्यूज्ड? अगर हमने कहना कि प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्सेप्टेंस में प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, किस केस में? अगर ड्रॉई डेड हो गया है या बैंकरप्ट हो गया है, ड्रॉई कोई फिक्टिशियस पर्सन है, माइनर है, ड्रॉई कैन नॉट बी फाउंड आफ्टर रीजनेबल सर्च, आपने बहुत ढूंढा ड्रॉई मिला ही नहीं, ठीक है, या फिर ड्रॉई ने मना कर दिया एक्सेप्ट करने से, इस केसेस में आपको प्रेजेंटेशन देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्पेशल केस क्या है? International bills were drawn in identical sets of duplicates sent on different ships to ensure at least one copy arrived safely. ठीक है, अब और ड्रॉई मस्ट साइन एक्सेप्ट ओनली वन सिंगल पार्ट। अब पता क्या होता था, जो इंटरनेशनल बिल्स आते थे ना, वो क्या है, आप उसकी सेट ऑफ डुप्लीकेट्स रखते थे अलग अलग शिप्स पे, ताकि एक कॉपी तो पहुंच जाए। रूल क्या है, ड्रॉई को एटलीस्ट एक मस्ट साइन एक्सेप्ट ओनली वन सिंगल पार्ट। ड्रॉई ने अगर मल्टीपल कॉपीज पे साइन किया है कि मैं ये भी दे दूंगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो वो तीनों पार्ट्स के लिए ही एलिजिबल हो जाएगा। तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी होनी चाहिए, ये नहीं कि उसने तीनों अलग अलग डॉक्यूमेंट बनाए और तीनों पे अलग अलग साइन कर दिए। नो, अगर उसने तीनों पे डॉक्यूमेंट्स पे अलग अलग साइन किए हैं, जो ऑर्डर देना है, जो कॉपीज जानी है बिल ऑफ एक्सचेंज पे, तो वो तीनों को अलग अलग से पे करना पड़ेगा ड्रॉई को। तो उसको साइन करना है सिर्फ एक 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 डॉक्यूमेंट पे, बाकी सबकी क्या होगी, कॉपी होगी। क्लियर है? यस मैम। अब एक्सेप्टेंस दो तरह की हो सकती है, जर्नल एक्सेप्टेंस या क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। ड्रॉई जैसे के जैसे बिल लिखा हुआ है, कोई टर्म एंड कंडीशंस में चेंज नहीं लाता, एज इट इज ही उसको एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरा है, ड्रॉई उसको एग्री तो करता है, पेमेंट दे देगा, लेकिन उसमें से कुछ चेंजेस कर देता है, कुछ टर्म्स कंडीशंस ऐड कर देता है, कोई डेट चेंज कर देता है, कोई अमाउंट चेंज कर देता है, कुछ एड ऑन कर देता है उस बिल ऑफ एक्सचेंज में, दैट इज कॉल्ड दी क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्लियर है? यस मैम। अब जरा प्लीज ये पढ़ो। वो क्या क्या ऐड कर सकता है, प्लीज चेक एंड रीड एंड लेट मी नो। चले आगे। हाँ जी बेटा। यस मैम। What happens if the drawee gives a qualified acceptance? अगर वो qualified means अगर वो उसमें term and conditions add कर रहा है, तो उस केस में बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या बनेगा? दो चीजें हो सकती हैं, या तो जो होल्डर है वो उसको रिजेक्ट कर दे, ठीक है, या फिर वो एक्सेप्ट कर ले, दोनों हो सकती है। ट्रीट द बिल एज डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस, आप मुझे बोलो कि मेरे को एक्सेप्टेड नहीं है। दूसरा है यू एक्सेप्ट इट। अगर होल्डर ने एग्री कर लिया और उसने ड्रॉअर को नहीं बताया है, तो जितनी भी पार्टी उससे पहले थी वो सब की सब जो है फ्री हो जाएंगी। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था ना, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने ई को दिया, ठीक है। अब ई डी ने कुछ चेंजेस करके दिए थे, ई ने एक्सेप्ट कर लिए। अब जो डी ने चेंजेस करे थे, ई ने एक्सेप्ट कर लिए। अब जो ए बी सी जो पहले वाले एंडोर्सर्स थे वो फ्री हो गए लायबिलिटी से,
अब ई अगर कोई गड़बड़ होती है पेमेंट में तो वो ए बी सी को पे चार्ज नहीं लगा सकता, वो लीगली उन पे केस नहीं कर सकता। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब व्हाट इज नेगोशिएशन? नेगोशिएशन क्या है? इट्स अ लीगल टर्म ऑफ ट्रांसफरिंग। ट्रांसफर कैसे होना है, डिलीवरी कैसे होनी है? A check, promissory note, or bill to another person in such a way that the person receiving it becomes a legal holder. तो रूल ऑफ डिलीवरी क्या है? दो तरह की डिलीवरी है। डिलीवरी में साइनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एक्सेप्टिंग एंड एंडोर्सिंग, तीनों चीजें आती हैं। पहले बनाया, फिर एक्सेप्ट किया, फिर उसको एंडोर्स किया, तो उसको बोलते हैं कंप्लीट डिलीवरी। दो तरह की डिलीवरी है, एक्चुअल डिलीवरी, फिजिकल हैंडओवर, और दूसरी है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, कि मैंने होल्ड करके रखा है, नो फिजिकल हैंडओवर बट कंट्रोल चेंज हो जाता है। एग्जांपल नंबर 2 देखो, ए बैंक होल्डिंग द नोट फॉर पर्सन ए इज इंस्ट्रक्टेड टू होल्ड फॉर द पर्सन बी नाउ। बैंक ने चेक लेके रखा था या नोट लेके रखा था पर्सन ए के लिए, अब पर्सन ए ने बोल दिया कि मैंने ये ट्रांसफर कर दिया है, तो प्लीज होल्ड इट फॉर द पर्सन बी। तो बी ने उसको डिलीवर तो नहीं किया ना, होल्ड करके रखा है, दैट इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। क्लियर है? यस मैम। टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है? बियरर एंड ऑर्डर। बियरर कौन सा होता है? मैंने जैसे बताया, जिसके हाथ में है। whosoever have that document is the owner of it, चाहे वो चोरी से मिला, चाहे वो गुमा हुआ मिला, कुछ भी हो। ऑर्डर वाले इंस्ट्रूमेंट में उसके ऊपर नाम लिखा हुआ उस बंदे का और बैक में उसके साइन होंगे, ठीक है, तब वो पूरी एंडोर्समेंट होगी, उसी पर्सन को पैसे मिलेंगे, किसी और को पैसे नहीं मिलेंगे। If the instrument is payable to bearer, handing it over instantly makes the recipient legal holder. अगर bearer इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, तो अगर उसके पास आ गया है वो इंस्ट्रूमेंट, तो वो उसका लीगल होल्डर है। अब पैसे सिर्फ उसी को ही मिलेंगे जिसके हाथ में वो डॉक्यूमेंट है। दूसरी है कंडीशनल डिलीवरी। कंडीशनल डिलीवरी क्या है? इफ यू गिव समवन अ बियरर चेक विद एन एग्रीड कंडीशन, कि आपको पैसे तब मिलेंगे जब शिप अराइव हो जाएगी, तो आपके पास लीगली पूरा ट्रांसफर नहीं हुआ, वो तभी ट्रांसफर होगा जब ये कंडीशन मेट होगी, उसे बोलते हैं कंडीशनल डिलीवरी। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर किसी ने डिसऑनेस्टली सेल कर दिया वो प्रोडक्ट आगे किसी को, थर्ड पार्टी को, उसको नहीं पता था कि इसका कोई आगे टर्म एंड कंडीशन लगी हुई है, ठीक है, ए ने बी को दिया, उसके ऊपर कंडीशन लगी हुई थी, बी ने आगे सी को दे दिया, लेकिन सी को बताया नहीं कि ए ने उसको कंडीशन लगा के दिया था, तो सी जो है वो उसकी लीगल होल्डर बन जाएगी, क्योंकि उसने इनोसेंटली लिया है, उसने उसको फुल पनी उसको क्लेम करने का हक है। क्लियर है? यस मैम। उसको नहीं पता था कि पहले उसने उसमें कोई कंडीशन है, उसके साथ उसने कोई फ्रॉड किया है बी ने उसके साथ। ठीक है। यस मैम। अगर आप किसी उसके पर्सन के एजेंट को भी दे देते हो तब भी वो वैलिड डिलीवरी होगी, ठीक है। अगर आपने किसी बैंक में भी दे दिया है तब भी वो वैलिड डिलीवरी है, ठीक है। तो डिलीवरी थ्रू एजेंट और डिलीवरी थ्रू बैंक अकाउंट इज ऑल्सो अ वैलिड डिलीवरी। अब प्रेजेंटमेंट मैंने जो बताया आपको, प्रेजेंटमेंट क्या है? फिजिकल डॉक्यूमेंट पर्सन को देना, ठीक है। दो रूल्स है, एक तो एक्सेप्टेंस के लिए, एक पेमेंट के लिए। आप एक्सेप्टेंस के लिए किसको देते हो? फॉर दी ड्रॉई को ड्रॉई। मैम, ड्रॉई को। हाँ, तो आपने ड्रॉई को दे दिया। और पेमेंट के लिए आप बाद में किसको दोगे? जिसने कैश लेना है। ठीक। पर इट शुड बी प्रेजेंटेड एट दी स्पेसिफिक डेट मेंशन इन दी नोट। उसमें जो नोट पे डेट मेंशन है उसी पे लिखोगे। अगर उसमें नोट मेंशन नहीं है या प्लेस मेंशन नहीं है, ठीक है, तो आप बिजनेस ऑफिस में बिजनेस आवर्स में या होम एड्रेस पे उसको प्लेस प्रेजेंट कर सकते हो।
कहाँ किस केस में प्रेजेंटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है? जहां पे पेयर ने इंटेंशनली प्रिवेंट किया है कि आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, पेयर क्लोज कर गया बिजनेस नॉर्मल बिजनेस आवर्स से बिना ने, नो वन शो अप एट द स्पेसिफाइड पेमेंट, उस जगह पे लोकेशन पे कोई आया ही नहीं देखने के लिए, ढूंढने की बहुत कोशिश करी, मिला नहीं पर्सन। पेयर ने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है कि वो पेमेंट करने के लिए रेडी है, बिना देखे एक्सेप्टेंस है कि नहीं है। पेयर ने वेव ऑफ कर दिया राइट टू आफ्टर मिसिंग द डेडलाइन, डेडलाइन हो भी गई है, उसके बाद भी उसने वेव ऑफ कर दिया कि ठीक है चल कोई बात नहीं मैं पेमेंट कर दूंगा। इस केसेस में प्रेजेंटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आती है पेमेंट एंड इंटरेस्ट की बात। द मनी मस्ट बी पेड डायरेक्टली टू द लीगल होल्डर ऑफ द ऑथराइज्ड एजेंट। अगर ड्यू डेट आ जाती है तो उस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। अगर आपने इंस्ट्रूमेंट पे लिखा हुआ है कि उस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो जितना इंटरेस्ट रेट लिखा है उतना इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा। अगर उस पे नहीं लिखा है तो एज पर लॉ 18% पर ईयर द डिफॉल्ट रेट इज चार्ज आफ्टर द ड्यू डेट, अगर पेमेंट नहीं होती है। अगर आपने राइट टू सी एंड कीप द डॉक्यूमेंट सेक्शन 81 बताता है बिफोर यू पे, अगर आपने अभी पेमेंट नहीं किया तो यू हैव अ राइट टू सी दी ओरिजिनल फिजिकल डॉक्यूमेंट। आपके पास पूरा हक है कि आप उसे बोलो कि मुझे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे, मेरे पास कॉपी नहीं चलेगी। आप चेक की कॉपी लेके चले जाओ बैंक के पास, उसे बोलो कि वो चेक पैसे दे दे, देगा वो पैसे? नहीं, वो कहेगा ओरिजिनल कॉपी लेके आओ इसकी। ठीक है, अब चेक बैंक के पास रहेगा, अगर आपने पेमेंट कर दी है तो ओरिजिनल कॉपी किसके पास रहेगी? ड्रॉई के पास, जिसने पेमेंट करी है। अगर डॉक्यूमेंट लॉस्ट हो गया है तो गारंटी द इंडेमिनिट बॉन्ड साइन होगा ताकि वो दोबारा से पेमेंट लेने ना आ जाए। क्लियर है? यस मैम। किसी को कोई डाउट है बेटा यहाँ तक? नो मैम। ट्रांसफरिंग इंस्ट्रूमेंट्स नेगोशिएशन वर्सेस असाइनमेंट। अब स्टैंडर्ड लॉ क्या कहता है और जनरल प्रॉपर्टी लॉ क्या कहता है, इन दोनों के डिफरेंसेस पढ़ेंगे अब हम। प्लीज पढ़ो सब लोग। दोनों के केस में क्या डिफरेंस है, प्लीज रीड इट एंड आस्क मी योर डाउट। मैम सेकंड पॉइंट समझाना, डिफेक्ट्स इन टाइटल। Defects in title. An innocent buyer, holder in due course, get a clean title if the seller obtained it through the fraud. उसको अगर किसी ने फ्रॉड से भी लिया है उसको उसका प्रॉपर ऑर्डर देगा। लेकिन अगर असाइनमेंट है बेटा, ठीक है, तो पीछे का अगर कोई किसी का सेलर का बैड टाइटल है तो बायर जिसने खरीदा है ना, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, ठीक है, अगर कोई इनोसेंट है, अगर उसने नेगोशिएट करा है, नेगोशिएशन है, ठीक है, ऐसे नेगोशिएशन से वो ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, और किसी ने पुराना कोई कर्जा था उसके ऊपर, उस प्रॉपर्टी के ऊपर, तो इनोसेंट बायर लायबल नहीं है उसको पे करने का। अगर वो असाइनमेंट है, ठीक है, तो उस केस में वो लायबल है टू पे दैट ओल्ड डेट ऑल्सो। अभी क्लियर है? यस मैम। और कोई डाउट है बेटा किसी को? एनी डाउट? चले आगे। यस मैम।
डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी, आपको फ्री करा गया आपकी लाइबिलिटी से। मीन्स अ पार्टी इज नो लॉन्गर लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग फॉर द इंस्ट्रूमेंट। अगर आपने क्रॉसिंग आउट कर दिया, टीयरिंग अप सिग्नेचर कर दिया डॉक्यूमेंट इंटेंशनली, तो आप लायबल नहीं हो। होल्डर ने एक्सप्लिसिटली वेव ऑफ कर दिया, जैसे डैब ने कैरल को फ्री कर दिया था, ठीक है, उस केस में भी कैरल जो है फुली डिस्चार्ज है, पेइंग कर दी है, पे द फुल अमाउंट ड्यू व्हेन इट मैच्योर्स, आप ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हो, तो उस केस में भी आप फुली डिस्चार्ज हो फ्रॉम द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग फॉर द इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है? यस मैम। गिविंग एक्स्ट्रा टाइम टू एक्सेप्ट, अगर आपने बिल दिया है तो ड्रॉई गेट्स अप 48 आवर्स टू डिसाइड। अगर होल्डर उसको 48 घंटे से ज्यादा देता है, ठीक है, तो उसकी प्रीवियस पार्टीज जितनी भी हैं वो सारी फ्री हो जाएंगी। अभी हमने बात करी थी ए बी सी डी ई, ठीक है, ई ने किससे डॉक्यूमेंट लिया? डी से, ठीक है, और उसको बोल दिया एक्सेप्ट करने के लिए कि आप 48 घंटे से ज्यादा टाइम ले सकते हो एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। अब जो है ए बी सी जो है वो फ्री होगी अपनी लाइबिलिटी से, क्योंकि ई ने बिना बताए डी को परमिशन दे दी 48 आवर की ज्यादा लिमिट से फॉर द एक्सेप्टेंस। इज इट क्लियर? यस मैम। अब आ गया स्पेशल रूल्स फॉर चेक्स इन डिले इन प्रेजेंटिंग अ चेक। अगर चेक जो है आप विद इन टाइम पीरियड नहीं आते तो क्या होता है? इफ यू होल्ड अ चेक फॉर टू लॉन्ग इंस्टेड ऑफ डिपॉजिटिंग इट विद अ रीजनेबल टाइम, the bank fails or bank goes bankrupt, the person who wrote the check drawer is freed from liability to extent of the loss caused by delay। अगर आपने चेक लेट लगाया है, ठीक है, और बैंक जो है बैंकरप्ट हो गया, पैसे नहीं दे रहा, तो जो ऑनर था जिसने चेक बनाया था वो अपनी लाइबिलिटी से फ्री है, क्योंकि आपने ड्यू डेट के बाद चेक लगाया है, वो आपकी गलती है। ड्रॉअर के पास पे टाइम पे चेक पे पैसे थे, और बैंक में भी उस टाइम पे पैसे पे जब का चेक था उस टाइम पे बैंक भी जो था बैंकरप्ट नहीं था, उस टाइम पे बैंक के अंदर काफी पैसे थे, ठीक है। तो अब आप ड्रॉअर के ऊपर या बैंक के ऊपर केस जो दर्ज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? यस मैम। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। बैंक प्रोटेक्शन व्हेन पेइंग अ चेक, अगर बैंक ने गुड फेथ में, ठीक है, विदाउट एनी नेग्लिजेंस पे चेक किया है, तो कोई भी चेक जो है वो बैंक के ऊपर केस नहीं कर सकता है। ऑर्डर के चेक में उसने उसी पर्सन को देने हैं, बीरर के केस में उसने जिसके पास चेक है वो जाके कैश ले सकता है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। अब हम बात करेंगे की रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन केस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। पहला है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी माइनर जो है वो मतलब साइन जरूर होते हैं, अगर किसी भी लीगल इंस्ट्रूमेंट में प्रॉमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है, उस पे आप माइनर के साइन तो ले सकते हो, ठीक है, लेकिन माइनर के ऊपर केस नहीं कर सकते, ठीक है। माना आपको बिजनेस करते हो और आपने पेमेंट कर दी आपके अपने बच्चे के अकाउंट से, मैंने अपने बच्चे के अकाउंट से पेमेंट कर दी, उसपे साइन मेरे बच्चे के भी चले और मेरा बच्चा माइनर है और मेरे भी चले, लेकिन जो अगर मान लो चेक बाउंस हो गया तो मेरे बच्चे पे केस नहीं चलेगा, केस चलेगा मुझ पे। क्लियर है? यस मैम। सो माइनर एस्केप Yes, फ्रॉम द ma'am. लायबिलिटी, ठीक है। एजेंट साइनिंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, an authorized agent can bind their principal. However, the general authority to manage a business does not automatically give an agent the power to withdraw or accept bills। एक अगर हम एक होती है जनरल अथॉरिटी, एक होती है स्पेसिफिक अथॉरिटी।
अगर किसी ऑनर ने जनरल अथॉरिटी किसी को दी है तो एजेंट के पास कोई हक नहीं है किसी भी बिल को एक्सेप्ट करने का और एंडोर्स करने का। अगर उसको कोई स्पेसिफिक अथॉरिटी दी गई है, ठीक है, तो उस केस में देन ही कैन एक्सेप्ट और एंडोर्स द बिल्स। फाइन। So if an agent signs a check or bill without writing that they are signing as an agent or on behalf, the agent become personally liable for the amount. अगर एजेंट कोई चेक साइन करता है, ठीक है, और वो इन्फॉर्म नहीं करता कि मैं एजेंट हूं और मैं प्रिंसिपल के बिहाफ पे कर रहा हूं, तो एजेंट अकेला रिस्पॉन्सिबल है, प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ऑनर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एजेंट रिस्पॉन्सिबल है। और अगर अगर सामने वाले पर्सन को पता है, ठीक है, कि ये जो है उसका एजेंट है, वो साइन कर रहा है, ठीक है, एजेंट ने बता दिया है, उस केस में एजेंट जो है वो सेफ है, प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ऑनर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इस केस में। क्लियर है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स और हेयर्स। आप अगर आप लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसके लीगली हेयर्स हो, आप हेरिडिटरी, आपको कोई जायदाद मिल रही है, ठीक है, उस जायदाद के केस में अगर आपने किसी को लिख के दिया है कि मैं अपने पेरेंट का, कोई भी पेरेंट का उधार लीगल डेट उठा दूंगा, ठीक है, तो अगर लीगल डेट 35 लाख का है और आपको जो प्रॉपर्टी आई है वो 20 लाख की हुई है, तो आपको वो लीगल डेट 35 लाख का उतारना पड़ेगा। अगर आपने लिख के नहीं दिया है, अगर आपने कोई प्रॉमिसरी नोट, बिल, चेक साइन नहीं किया है, तो आप लायबल हो सिर्फ जितनी प्रॉपर्टी आपको मिली है, ठीक है, उसी लायबिलिटी के कैप अप करके आप डेट उतार सकते हो। आपके अपने फंड को, आपके अपने एसेट को कोई उठा नहीं सकता है। क्लियर है? या दोबारा बताऊं? हम दोबारा कर दूं? बेटा अगर आपको, आप, मेरे पेरेंट्स ने मेरे नाम पे जायदाद कर दी, ठीक है, मैं लीगली यस मैम। हेयर हूं उसकी, खुदा ना खास्ता मेरे पेरेंट्स नहीं रहे, अब उस पे ऑलरेडी डेट चल रहा था वो एसेट पे, ठीक है, वो एसेट है 20 लाख का और डेट चल रहा है 35 लाख का। मैंने बिना डेट चेक किए हुए पीछे डेट कितना है, मैंने डेटर्स को बोल दिया या लिख के दे दिया कि मैं अपने पेरेंट्स का सारा जो है उधार चुका दूंगी, ठीक है। अगर मैंने ऐसा कोई साइन कर दिया है, तो चाहे मेरी प्रॉपर्टी 20 लाख की है, तो मेरे पास जो और प्रॉपर्टी पड़ी है, मेरे को वो बेच के भी वो 35 लाख का जो उधार है वो चुकाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो मैंने लिख के नहीं दिया है, ठीक है, और मेरे को जो प्रॉपर्टी है वो 20 लाख की मिली है, 35 लाख रुपए जो क्रेडिटर्स ने को पास है, जो डेटर्स ने लेना है, वो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी को छीन के नहीं ले सकते। जो डेटर्स हैं वो सिर्फ 20 लाख के ऊपर ही अपना जो है पैसा वापस ले सकते हैं, 35 लाख के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। अभी क्लियर है? यस मैम। किसी को डाउट है? लाइबिलिटी ऑफ द ड्रॉअर, ड्रॉअर की क्या लाइबिलिटी है? एलेक्स ने चेक साइन किया, बेन को दे दिया फोन खरीदने के लिए, ठीक है, एलेक्स ने बाद में देखा कि फोन तो ब्रोकन है, एलेक्स ने बैंक को कॉल किया टू स्टॉप द पेमेंट ऑन द चेक बिफोर बेन डिपॉजिटेड। बेन ने अभी चेक लगाया नहीं है, बेन डिपॉजिट द चेक एंड द बैंक रिजेक्टेड इट, क्योंकि उसने स्टॉप ऑर्डर दिया था। बेन डज नॉट नीड टू सेंड द एलेक्स अ फॉर्मल नोटिस ऑफ डिसऑनर। Alex is automatically liable to pay Ben or face legal action for the unpaid debt. अब Ben जो है उसको नोटिस देने की जरूरत नहीं है, Ben जो है वो लीगल नोटिस, लीगल उसको बताने की फॉर्मल नोटिस देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो लीगली इन्फॉर्म्ड है कि एलेक्स ने रोका है बैंक को, लाइबिलिटी है। अगर फोन ठीक है तो एलेक्स को पे करना पड़ेगा, और एलेक्स को फोन, अगर एलेक्स को जो फोन मिला है वो ठीक नहीं है, तो बेन जो है उसके ऊपर केस कर सकता है, और वो केस जो है उसके, अगर वो जो जीतेगा उसको मिलेगा, चाहे वो बेन हो
चाहे वो LX हो। क्लियर है? यस मैम। Liability of the bank or drawing. If the customer has enough money in their bank account and check properly लिखा हुआ है तो बैंक को क्लियर करके देना पड़ेगा चेक। अगर बैंक ने रिफ्यूज किया है, ठीक है, बैंक ने रॉन्गफुली डिसऑनर किया है चेक को, बैंक की गलती है, तो बैंक को जो ड्रॉर को डैमेजेस, उसकी जो इमेज पे, क्रेडिट वर्दीनेस पे, उसकी जो इमेज पे फर्क पड़ा है, उसके लिए पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। क्लियर है या नहीं क्लियर है? दोबारा बताऊं? मैम फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, सेकंड वाला दस दो। सेकंड है बेटा कि बैंक ने जानबूझ के रिफ्यूज कर दिया या गलती कर दी कि भाई मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे और मना कर दिया, मेरी तो इमेज खराब हो गई ना। यस मैम। बैंक में पैसे थे, गलती बैंक की थी, तो बैंक ने जो मेरी इमेज खराब करी है उसके लिए उनको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ओके मैम। क्लियर है? यस मैम। लाइबिलिटी ऑफ द मेकर और द एक्सेप्टर। द पर्सन हु मेक्स प्रॉमिसेस टू पे, ये तो हमने बोला हुआ है। अनएक्सेप्टेड बिल्स क्रिएट नो लाइबिलिटी फॉर द ड्रॉयर टुवर्ड्स द होल्डर। पता ही है, मैंने आपको बताया ही है कि अगर एक्सेप्टर ने बिल एक्सेप्ट ही नहीं किया कि मैंने पेमेंट करनी है, तो वो लायबल भी नहीं है। ए ने बी को बोला था सी को पेमेंट कर दे, बी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो फिर बी थोड़ा लायबल है पेमेंट के लिए। कौन लायबल है? ए पे लायबल है। ठीक है? यस मैम। Now who can accept the bill? Only the person addressed in the bill can accept the bill. ठीक? यस मैम। अमन ने ड्रॉ किया बिल रोहन पे, रोहन को कहा कि तुमने 10,000 रुपए करण को देने हैं, रोहन ने लिख के दे दिया एक्सेप्टेड द बिल। अब रोहन कौन है? लीगली एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टर। वो लीगली वैलिड है टू गिव दी मनी। ठीक? अब दूसरा Yes, केस है, अमन ने ड्रॉ किया बिल ऑन रोहन, रोहन इज आउट ऑफ टाउन, पर उसने जो है अपनी पावर ऑफ अटर्नी दे रखी है सुनील को, सुनील ने एक्सेप्ट कर लिया रोहन का, तो ये भी क्या है? एक्सेप्टेंस जो है वैलिड है बाय द एजेंट। मैम फिर ड्रॉई कौन होया मैम? ड्रॉई रोहन ही है, केस रोहन पे ही होगा अगर उसने पावर ऑफ अटर्नी दे रखी है। मैंने बताया था ना स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है। यस मैम। ठीक है? अगर वो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है, उसने पावर ऑफ अटर्नी दे रखी है, बोला हुआ है, तो रोहन लायबल है उस पेमेंट के लिए। अगर उसने जर्नल अटर्नी दी हुई है, सुनील ने ऐसे ही दे दिया साइन करके, तो उस केस में फिर सुनील रिस्पॉन्सिबल है, रोहन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ओके मैम। ठीक है? अब अमन ने रोहन को बिल दिया और उसमें एक और नोट लिख दिया कि अगर जरूरत पड़ती है तो आप गुप्ता के पास जा सकते हो। ठीक है? तो उस केस में अगर रोहन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, रिफ्यूज कर रहा है बिल को, तो जो होल्डर है वो गुप्ता को जाके कह सकता है, गुप्ता जो है वो साइन करेगा बिल एज एन एक्सेप्टेड। तो अब वैलिड एक्सेप्टेंस किसके पास है? बैकअप पर्सन के पास, दैट इज कॉल्ड ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। आपने एक ऑप्शन और दे दिया गुप्ता, तो वो भी आप कर सकते हो ऑन दी बिल ऑफ एक्सचेंज। क्लियर है? यस मैम। एक्सेप्टर फॉर ऑनर। अगर आपका कोई फ्रेंड है और वो कहता है कि भाई इसकी बेइज्जती ना हो, उसके बिहाफ पे मैं पैसे दे देता हूं, तो वो भी अलाउड है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई चलता फिरता हो, वो आपका कोई नोन होना चाहिए। सो कोई अननोन पर्सन, कोई रैंडम पासर बाय नहीं होना चाहिए। अगर कोई रैंडम पासर बाय है तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। क्लियर है? यस मैम। मल्टीपल ड्रॉइज, अगर मल्टीपल ड्रॉइज हैं तो सबके साइन होना, सबकी एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। एक पर्सन दूसरे के बिहाफ पे साइन नहीं कर सकता। जो पर्सन एक्सेप्टीज हैं उन सबके साइन, अगर एबीसी सबके साइन चाहिए तो सबके ही साइन चाहिए।
ये नहीं कि ए ने कहा कि ठीक है मैं पेमेंट कर दूंगा, बी और सी जो है उसके साइन उसके बिहाफ पे, नहीं, तो तीनों के साइन जरूरी है। ठीक है जी। यस मैम। Who owes money to whom? अब थोड़ी सी स्लाइड्स रह गई हैं, करा दूं कंप्लीट? Yes, ma'am. क्योंकि 10-15 स्लाइड्स ही रह गई हैं बेटे। ठीक है, तो 10-15 मिनट और बस। लाइबिलिटी टू द एंडोर्सर्स, एग्जाम्पल पढ़ो। एलाइज राइट्स अ प्रॉमिसरी नोट टू पे बॉब $1000। एलाइज मेकर हो गया, ठीक। बॉब ने साइन कर दिया चार्ली को टू पे डेट। बॉब इज द फर्स्ट एंडोर्सर। चार्ली ने दे दिया ये गुड फेथ में नोट टू डेव। अब डेव क्या है? होल्डर इन ड्यू कोर्स। डेव को कुछ नहीं पता प्रीवियस क्या हुआ है। When Dave asks Alice for the money, Alice refuses because she lost her job. Dave can legally demand $1000 from either Charlie or Bob because their signature are on the document before him. They stay on hook until Dave gets his money. जो पिछले जो लोग हैं वो हुक पे रहेंगे। डेव जो है चार्ली और बॉब दोनों से पैसे मांग सकता है। क्लियर है? जितने भी लोग बेटा अगर प्रीवियस हैं और डेव जो है ऑनेस्ट ऑनर है, उसको कुछ नहीं पता प्रीवियसली क्या हुआ है, तो वो जितने प्रीवियस एंडोर्सर्स हैं उन सबसे पैसे मांग सकता है। क्लियर है? यस मैम। प्रिंसिपल डेटर्स वर्सेस गारंटर्स। द मेकर ऑफ अ नोट और एक्सेप्टर ऑफ अ बिल आर दी प्राइमरी डेटर्स। पता ही है, जिसने नोट लिखा है, ए ने लिखा था नोट, बी ने एक्सेप्ट किया था, तो दोनों में से प्रिंसिपल डेटर कौन से हैं? कौन देगा पैसा, या मेकर या एक्सेप्टर? पहले एक्सेप्टर आएगा, लेकिन मेकर भी हमेशा हुक पे रहेगा। सेकेंडरी लायबिलिटी क्या है? एवरीवन एल्स लाइक प्रायर एंडोर्सर्स एक्ट एज अ बैकअप और गारंटर। जितने भी प्रीवियस ऑनर्स हैं वो सारे जो है बैकअप रहेंगे। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी के ने ई को दिया। ठीक है, तो ई जो है डी के पास जाएगा, डी जो है सी के पास जाएगा, वापिस जाएगा सब। क्लियर है? यस मैम। तो चेन चलती रहती है, चेन और लाइबिलिटी चलती रहती है। यस मैम। स्पेशल प्रोटेक्शंस एंड रूल्स। प्रिजर्विंग राइट्स अगेंस्ट बैकअप। बैकअप के लिए क्या क्या राइट्स हैं? इफ द होल्डर मेक्स अ डील विद द प्राइमरी डेटर and that would normally free from the backups, the holder can explicitly state, I reserve my right to demand money from the prior endorsers. This gives the endorsers the hook. होल्डर ने कहा है मैं तभी एक्सेप्ट करूंगा कि जितने भी प्रीवियस एंडोर्सर्स हैं वो सारे हुक पे रहेंगे। तो होल्डर के पास राइट है पूरा टू गो टू दी प्रीवियस एंडोर्सर्स। कैंसलिंग एंड एंडोर्सर सेफ्टी नेट। अगर होल्डर कोई डॉक्यूमेंट को टैंपर करता है, चेंज करता है, तो जो होल्डर है अपने प्रीवियस एंडोर्सर्स को फ्री कर रहा है लायबिलिटी से। हमने पहले भी एग्जांपल दिया था, उसने एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, डेव ने कॉल को एक्स्ट्रा टाइम दे दिया। अब जो कॉल है वही रिस्पॉन्सिबल है, उसकी जो प्रीवियस एंडोर्सर्स थे वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है पेमेंट के लिए। अब क्लियर है? क्लियर है बेटा? If an acceptor accepts a bill knowing that one of the previous signatures were forged, that cannot use the forgery as an excuse to avoid paying. अगर एक्सेप्टर को पता था
कि जो प्रीवियस सिग्नेचर्स हैं वो फोर्स्ड है, फेक है, फिक्टिशियस है, ठीक है, उसने फिर भी एक्सेप्ट कर लिया बिल, तो उस केस में वो बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकता, उसको पेमेंट देनी पड़ेगी। क्लियर है? क्लियर है बेटे? Yes, है मैं ma'am. ऑडिबल? बेटा प्लीज हाँ या ना बोलते रहा करो, क्लियर नहीं होता प्लीज दोबारा पूछ लो बच्चे। अगर एक्सेप्टर को प्रीवियस सिग्नेचर्स का फोर्स्ड का पता था तो बाद में वो रिजेक्ट नहीं कर सकता बिल को। अगर उसने ऑनेस्टली किया था, उसको नहीं पता था, फिर वो रिजेक्ट कर सकता है, उसने गुड फेथ में लिया था। अगर वो गुड फेथ में नहीं था, उसने जानबूझ के एक्सेप्ट किया था और बाद में रिजेक्ट कर रहा है, बाद में वो रिजेक्ट नहीं कर सकता। क्लियर है? Yes, ma'am. A problem with the payment and Yes, consideration. ma'am. No consideration, free buys or gifts. If check or bill was given for the free gift, मैंने पहले ही बताया था लास्ट क्लास में कल, तो अगर आपको फ्री गिफ्ट से कोई चेक बिल मिला है, उसको आप फोर्स नहीं कर सकते पेमेंट के लिए। वो चेक अगर बाउंस हो गया तो यू कैन नॉट प्लेस अ लीगल चार्जेस। ठीक है? अगर वो डॉक्यूमेंट आपने थर्ड पार्टी को दे दिया, ठीक है, आपको गिफ्ट मिला था, आपने आगे किसी और को दे दिया, अब थर्ड पार्टी ने तो कुछ बेचा है आपको, तो वो प्रॉपर पूरी पेमेंट ले सकती है। वो जो है पार्टी ए से पैसे ले सकती है, फुल की फुल पेमेंट चेक पे। चेक बाउंस हुआ तो उस पे लीगल चार्जेस लग सकते हैं। क्लियर है? Yes, ma'am. Partial payment in money. If only part of the agreed money was paid, the holder can collect only the portion of it. अगर ऑलरेडी पार्ट पेमेंट हो चुकी है तो जो होल्डर है उसकी पार्ट पेमेंट के लिए ही हकदार है, ना कि पूरी की पूरी पेमेंट का। ठीक है? Partial non-money consideration. If the part of the deal involve goods and services instead of cash, that part fails. अगर आपने पार्ट ऑफ द पेमेंट का जो पैसे लेने थे उसकी जगह पे गुड्स खरीद लिए, ठीक है, तो आप जो मेंशन किया हुआ है वो जो गुड्स है वो काउंट नहीं होते उसमें। आपके जो बिल में मेंशन्ड है आपको वही पेमेंट करके देनी पड़ेगी। गुड्स एंड सर्विसेज जो है बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर काउंट नहीं होंगे। नहीं सॉरी, द पार्ट ऑफ द पेमेंट इज रिड्यूस प्रोपोर्शनेटली बेटा। वो जो पेमेंट आपने गुड्स, मान लो आपने 500 का बिल ऑफ पेमेंट है, उसमें से 200 रुपए के आपने गुड्स ले लिए, अब बची 300 रुपए पेमेंट। अब आपको क्या पेमेंट मिलेगी? 300 रुपए की, जबकि वो बिल किसका है? 500 रुपए का। क्लियर है? क्लियर है? Yes, ma'am. गायब नहीं होना बच्चे, सब गायब होना शुरू हो गए हैं। Yes, ma'am. अब समझ नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, मैं रिपीट करवा दूंगी दोबारा क्लास में। अगर आपको समझ नहीं आया आप पढ़ लेना एक बार इसको नेक्स्ट क्लास तक, ठीक है? अगर कहीं से भी कुछ भी प्रॉब्लम आई तो मुझे दोबारा पूछ लीजिएगा, ठीक है? Okay, ma'am. Yes, ma'am. आप लॉस्ट बिल की डुप्लीकेट कॉपी मंगवा सकते हो, रिप्लेसिंग अ लॉस्ट बिल। ठीक है? गारंटी इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करना पड़ेगा कि अगर आपको ओरिजिनल बिल मिल गया तो आप उसे वापस कर देंगे। ये हमने पहले भी कर लिया था। ठीक है? हाउ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट गेट डिसऑनर्ड। अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो डिसऑनर कैसे होगा? बाय नॉन एक्सेप्टेंस और बाय नॉन पेमेंट। अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया तब भी वो डिसऑनर्ड हो गया, अगर उसने पेमेंट नहीं करी तब भी वो डिसऑनर हो गया। दोनों के केस में आप लीगली चार्जेस लगा सकते हो। क्लियर है? आपको नोटिस देना पड़ेगा। अगर आपने लीगल चार्जेस करने हैं तो आपको उसके लिए प्रायर पार्टीज को नोटिस देना पड़ेगा। वो कैसे देना पड़ेगा? या तो पोस्ट के थ्रू दोगे
या रिटर्न दोगे, ठीक है, और क्लियरली मेंशन करोगे कि इस इंस्ट्रूमेंट को बाउंस हुआ है और रेसिपिएंट जो है ये पर्सन जो है उसके लिए लायबल है, एंड ये जो है विद इन रीजनेबल टाइम पर्सन के जिसके ऊपर आप चार्जेस लगा रहे हो उसके घर पे या उसके बिजनेस एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए। अगर आपके पास मान लीजिए ई के पास पहुंचा था बिल ऑफ एक्सचेंज, उसने डी को दिया, अब डी के पास भी एक टाइम विंडो होती है कि वो सी के ऊपर चार्जेस कर सके, सी के पास भी एक रीजनेबल टाइम होता है कि वो बी के ऊपर चार्जेस कर सके, ऐसे चेन रिएक्शन चलती है। ठीक है, और अगर बैंक और एजेंट जो है हैंडल कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर चार्जेस लगे हैं तो वो बाउंस हुआ है, तो वो कौन इंफॉर्मेशन देगा? आपको इंफॉर्मेशन देगा। आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आ जाता है, विंडो मिल जाती है ताकि आप दूसरों को इन्फॉर्म कर पाओ चेन ऑफ रिएक्शन में। पासिंग दी नोटिस, तो आपके पास इनफ टाइम दिया जाता है आपको कि आप जो है प्रीवियस एंडोर्सर्स को नोटिस दे सको जो आप पे नोटिस आया है। क्लियर है? Yes, ma'am. Deceased parties, if you mail a notice to someone who has died, you didn't know who they passed away, the notice still remains legally valid. आपको नहीं पता था वो पर्सन नहीं रहा, आपको कब नोटिस ऑफ डिसऑनर देने की जरूरत नहीं है? जब पार्टीज ने एक्सप्लिसिटली वेव ऑफ या कैंसिल कर दिया है। ड्रॉर ने स्टॉप करी है पेमेंट एट द बैंक, ड्रॉर ने खुद पेमेंट करी है, अभी हमने किया था ना कि उसको फोन नहीं मिला था और फोन अच्छा नहीं था, उसने बैंक को मना कर दिया था, ठीक है, तो उस केस में भी आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं है। The party would not suffer any actual damage by not receiving notice. The party cannot be found after a reasonable search. मिली नहीं है पार्टी। ड्रॉर और एक्सेप्टर आर एग्जैक्ट सेम पर्सन, ड्रॉर और एक्सेप्टर दोनों सेम पर्सन है, उस केस में भी नोटिस नहीं जाएगा। नॉन नेगोशिएबल प्रोमिसरी नोट है अगर तो भी नहीं जाएगा। पार्टी को जो होल्डर है उसको सारे प्रोमिसेस अनकंडीशनल सब पता था, उस केस में नोटिस नहीं जाएगा। Official legal proof noting or protest. When an instrument bounces, you can hire an official government appointed notary public to create an undeniable evidence of the default. आप गवर्नमेंट ऑफिस में एक नोटरी के पास जाके उसकी हेल्प से एक रेगुलर गवर्नमेंट नोटिस बना सकते हो। द नोटरी पब्लिक फिजिकली राइट द डॉक्यूमेंट इन डिटेल, डेट कब बाउंस हुआ, रीजन क्या है नॉन एक्सेप्टेंस और नॉन पेमेंट का, और नोटरी की चार्जेस क्या है। प्रोटेस्ट क्या है? A formal legal certificate issued by the notary certifying that the instrument was officially demanded and refused. आपको नोटिस मिलता है, आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, नोटरी कहती है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये ऑफिशियली डिमांडेड था और इसने रिफ्यूज किया इसको, ठीक है। अब प्रोटेस्ट फॉर द बेटर सिक्योरिटी, इफ अ सेप्टर गोज बैंकक्रप्ट और फाइनेंशियल स्टैंडिंग बिफोर बिल मैच्योर्स, notary can demand this security. If refused, protest for better security certificate is issued. कि भाई मुझे सिक्योरिटी चाहिए, आप पहले ही बिल मैच्योर होने से पहले ही आपने बैंकरप्सी हो गई, तो आप जो है नोटरी के थ्रू उससे सिक्योरिटी मांग सकते हो कि मुझे सिक्योरिटी दो कि ये जो बिल है उसको इसकी पेमेंट कैसे होगी, कोई सर्टिफिकेट कोई सिक्योरिटी मुझे दो, कोई एसेट मुझे दो साइन करके। क्लियर है? Yes, ma'am. मुझे लग नहीं रहा बच्चे पढ़ रहे हैं सब इस टाइम पे। कोई बात नहीं, 4-5 स्लाइड्स रह गई है बेटा, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ करवा दूंगी, ऐसे करने का बेनिफिट ही नहीं है, राइट? क्लियर है? तो विल डू दिस
again, right, in the next class whenever we'll have it. Fine. Okay, ma'am. I know that nobody is responding at ma'am. this point of time. Clear है? Yes. ठीक है Yeah. बेटा. Okay, we'll see you in the next class. Thank you. Thank you, ma'am.